पीछे से चालू करेंगे 23 से। कॉपी भी खोल लें, जो जो सवाल कठिन लगता जाए कॉपी में लिखते जाएं। ऑनलाइन वाले बच्चों देख लो, आवाज साफ आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा हो, आगे चालू करें। एक बार चैट पे बता दीजिए सब ओके। मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 निकालिए और 23 से चालू करेंगे। चैट पर बताते जाना कौन कौन से डाउट आते जा रहे हैं, ठीक है। चलो कॉपी निकाल लो, कॉपी में लिखते हैं। सर एसी की हेडिंग डाल दी, कोई बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कठिन सवाल है वो कॉपी में लिख लो, वो ज्यादा बढ़िया है। इधर उधर लिखे रहते हो, बाद में मिलता नहीं है वो, इसलिए कॉपी में लिख के रखो। चलो डाउट रहना नहीं चाहिए, पूछ लेना। सर क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, पास वाला क्या सोचेगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो पूछ लेना। चलो 23 से चलो, बोलो 23 में क्या हो रहा है, व्हील घूम रहा है, व्हील का घूमना फॉर्मूला बताइए। हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर, क्लियर है। बताओ वो 10 रेडियन पर सेकंड दे रखा है, वो क्या है, ओमेगा। 22 एडी करंट का उपयोग कहां नहीं होता, हीटर में। 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, हीटर किस पे काम करता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लिख लो। हीटर इज बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आई स्क्वायर आर टी। देखा है हीटर किसी ने, वो आता था, हाँ अब तो हीटर की जगह वो आ गए हैं, क्या कहते हैं उसको, ओवन नहीं, कंडक्शन वाला जो आ गया ना, इंडक्शन। इंडक्शन उससे पहले ये हीटर होगा, आपके घरों पे देखा होगा आपने, तो हीटर किस पे काम करता है, आई स्क्वायर आर टी पर। वो जहां मटेरियल होगा वहां एडी करंट यूज होगी। डैम्पिंग 21 नंबर, 21 हुआ क्या, फेमस सवाल। 180 डिग्री घूमना, इसने 180 नहीं घुमाया, कितना घुमाया, 90, पक्की बात। 20 नंबर बताओ, 20 हो गया, क्या फॉर्मूला लगाया बताओ, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आओ 19, 19 बताओ, टी बराबर 0, इंडक्टर हटाओ और क्या कर दो, ओपन, तो 2 ब्रांच तो खराब हो जाएंगी, केवल एक रेजिस्टेंस में करंट जाएगी। ओरली कर सकते हैं, 18/9 2 एम्पियर, पक्का। अब आओ 18वां, 18वां इतना बड़ा लैंग्वेज है पर दमदार सवाल है, सोचते हैं, कर लिया बहुत अच्छी बात है, मेरे से और बढ़िया सुन लो ताकि ये मजबूत हो जाए। कॉपी में लिख के रख लो, ऊपर एसी लिखा हुआ है चलने दो, ये भी एसी है, सब एसी है। और चैप्टर का क्या करना है, दिमाग में फिजिक्स आएगी वो ज्यादा मायने रखेगी, नोट्स क्या काम के। अब सीखें, बातचीत बंद करें, बिल्कुल सीरियसनेस से 10 नई बात सीख के जाओ, टारगेट रखा करो कि आज मुझे 4 से 6 बातें बढ़िया सीख के जानी है, 4 बात वर्क एनर्जी में सीख के जानी है। अब ये सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में करंट फ्लो होते ही, अब तुम इतने दिन हो गए तुम्हें याद हो गया म्यू नॉट एन आई, ये प्रैक्टिस का खेल है। सोलेनॉइड आते ही सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड याद है, म्यू नॉट एन आई, ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। अब पूरा इमेजिनेशन के साथ करना, आंसर मत मिलाओ। इसने कहा पहले करंट थी 4 और बाद में हो गई 0, यहां से मन खुश होना चालू हो गया, क्यों, क्योंकि सर करंट में क्या हुआ, चेंज। सर करंट में चेंज, सर मुझे चेंज पसंद है, करंट चेंज होगी तभी तो फील्ड है, और फील्ड चेंज होगी तो तुमने इसकी एक्सिस में रखी हुई है एक कॉइल जिसकी रेडियस 0.1 सेंटीमीटर, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स 100। सर एक और टर्न्स दे रखे हैं बेटा, वो सोलेनॉइड के हैं, 2 × 10⁴। एक सोलेनॉइड की रेडियस भी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस कितना, 0.1 मीटर डायमीटर। बोलो सही है क्या। अब क्या कहानी क्लियर हो गई क्या, अब कहानी सुनो। करंट को चेंज करूंगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी, कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा
तो चैप्टर बना रहेगा, क्योंकि चैप्टर पूरे चैप्टर की आपसे एक ही तो डिमांड है, क्या? फ्लक्स में चेंज। बन गया सवाल। अब आप देखते जाइए, लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, बच्चा छोड़ के आता है, पर कठिन सवालों में ही रैंक है भाई। फ्लक्स बोलो, फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, एन बी ए। एन किसका? कॉइल का। एरिया कॉइल का, पर फील्ड 8 दिन से मेहनत करके यही तो सीखा है कि फील्ड सोलेनॉइड पैदा कर रहा है, और ये फील्ड किससे जाके जुड़ रही है? कॉइल से। यही तो 8 दिन आए हो, कॉपी भरी है, सीखा है, यही तो इवेंचुअली सीख कर निकले हम कि हाँ सर, टर्न्स खुद के, एरिया खुद का, पर फील्ड सोलेनॉइड। अब बताइए, ये तो हो गया इनिशियल। फाइनल बताइए, फाइनल। जीरो। क्यों जीरो? क्यों? बाद में करंट जीरो होगा। अब बताइए, उसने पूछा है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है डेल फाई बाय डेल फाई। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जीरो, इनिशियल एन बी वन ए। मॉड ले लो तो माइनस हट जाएगा, एन बी वन ए। एन बताओ, एन किसका? कॉइल का। कितने? 100। बी वन बताओ, सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई वन। एरिया कॉइल का, पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर। इस वाले डायमीटर का नो यूज, कोई जरूरत ही नहीं है। और बोलिए, 100 म्यू नॉट 4 पाई, नंबर ऑफ टर्न्स 2 इंटू 10 की पावर 4, आई वन 4, 10 पाई स्क्वायर। हवा में बीच में छोड़ दो ना, बीच में छोड़ने का मतलब नहीं है भाई। फिर आपको कैसे समझाएंगे? घर पे एक एक सवाल करो, आपको करके दिखाएंगे ऐसा लगातार, तब आप सीखोगे ना कि ऐसे नहीं छोड़ा जाता, वैल्यू पुट कर लेना हो जाएगा। पूरा सॉल्व करके देखना पड़ता है। अब एक बात सीखते हैं इन चीजों से। अब आपने एक ऑप्शन नजर मारी, आपने देखा ऑप्शन है 32, 32 पाई। कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। अगर ऐसे आंसर होते 18, 1.8, 0.18, 180, तो आपको पावर भी सॉल्व करनी पड़ती। पर आपने चुपके से नजर मान ली कि चारों में किसी में भी एक जैसा नंबर नहीं है। इसका क्या फायदा मिलेगा? देखना, आप कुछ नहीं सॉल्व करना। पाई, पाई से पाई स्क्वायर, ये नहीं देखूंगा। 4 नहीं देखूंगा। 8 नहीं देखना। 32, आंसर 32। 10 की पावर क्यों सॉल्व करें? 10 की पावर तो तब करता जब चारों ऑप्शन में क्या होता, 32, 0.32, 3.2, पर एक ही ऑप्शन में कैसा है, 32। दूसरे में तो 32 पाई है, पाई तो वैसे ही कट है। 10 की पावर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और एग्जामिनर भी होशियार है, उसको पता है बच्चे के यहाँ 50 सेकंड खर्च हो चुके हैं, इसलिए उसने जानबूझकर रजिस्टर देखिए कैसा दिया है, 10 पाई स्क्वायर, ताकि आपकी कैलकुलेशन बचे। ये बैलेंस बनता है पेपर। ऐसा नहीं होता कि किसी सवाल में ज्यादा समय लग गया तो 5-6 सवाल ऐसे डालेगा कि जो पढ़ते टिक करने होंगे, तो ओवरऑल पेपर फिर से क्या बन जाएगा, बैलेंस। तो पेपर की बैलेंसिंग होती है। यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, अंत में उसने फटाफट निपटा दिया, आपको काटा, और पावर भी सॉल्व नहीं करनी। आप देखो ना कितने मजे की बात है। ये सीखा जाता है पढ़ने से कि सर आप पावर भी सॉल्व नहीं कर रहे, आपने सॉल्व करते करते नजर मान ली चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं, तो बस 4, 8, 8, 4, 32। बढ़िया सवाल। और समझ के रखिए, और कॉन्सेप्ट के साथ खेलिए कि हाँ सर, सोलेनॉइड में करंट चेंज होगी, आशीष सर करंट चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी, सर फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। ये बोलना सीख गए, अलग आनंद है फिजिक्स का। बोलिए, बढ़ें क्या आगे? 18, बढ़िया सवाल। 17 हुआ क्या? 17 दिखने में डरावना है, पर है नहीं कुछ भी। पता है क्या हो रहा है उसमें? बताइए। इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, पूरे चैप्टर का एक ही फॉर्मूला, इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाय dt। फ्लक्स की जगह बताइए क्या लिखूंगा, बी इंटू ए। एरिया बाहर आ जाएगा, फील्ड तो वेरी कर रही है। एरिया सोच के बताओ, छोटा आर या बड़ा आर? छोटा आर या बड़ा आर?
छोटा r, क्योंकि मुझे वही फ्लक्स लेना है जिसमें से पास हो रहा है। पर दूसरे केस में 0 हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फील्ड तो यहां है और आपका लूप कहां है? लूप इधर है। कर अपन यहां रहे, पूछा उसने कोरल पार्क में फ्लक्स है, संभव ही नहीं है। फील्ड तो सिर्फ इसी रीजन में है, यहां तो फ्लक्स लाइंस है ही नहीं। बताइए ईएमएफ 0। 17वां सवाल। सोलह बना क्या? 16 और 16 के पास लिखो सवाल नंबर 5 एक जैसे। इससे क्या होता है, रिवीजन में बहुत समय बचता है। एक करो और लैंग्वेज दोनों की पढ़ो। क्या लगेगा वहां छोटा छोटा लिखो, L बराबर फाई टोटल अपॉन, बोले तो N फाई बाय, लिखो 16वां और 5वां एक जैसा। इससे क्या होगा, रिवीजन आप और जल्दी कर पाओगे, दोनों करने नहीं पड़ेंगे, एक ही करो। चलो अब इस पेज पे देख लो तसल्ली से, डाउट रहना नहीं चाहिए। 23 से देखो 16 तक कुछ भी पूछो, सब आने चाहिए। और आज घर बैठकर एक्सरसाइज 2 को फिर करना, आज नहीं तो संडे को। और अब घड़ी लगा के कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको 2-3 बार कर लिया, आपने मेरे से समझ लिया। अब घड़ी लगाकर आधे घंटे में 1 से लेके 23 तक करो एक साथ। एक साथ करना ज्यादा फायदेमंद होता है, दिमाग फटाफट सोचता है। अभी तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, ट्रांसफॉर्मर के सवाल करे। बीएलवी पढ़ा आपने, छाट छाट के बीएलवी की करे। अब एक साथ करने से क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट सोचने को मिलते हैं, वो ज्यादा काम का है। क्या पेज ओके है क्या पूरा? चलो आगे आओ। आगे बढ़ने से पहले कंसेप्चुअल पॉइंट लिखो। एक कंसेप्चुअल पॉइंट देखो। वैसे तो इस पे सवाल अपने एआईपीएमटी में कभी नहीं आया, पर एम्स में, जेई मेन में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक हवाई जहाज है, सही तो है। चलो अब ये अब अलग कर दिया बस। चलो बहुत बढ़िया, अब बना लो फटाफट। लिखें। चलो मजाक हो गया, वापस पढ़ाई पर आइए। एक एरोप्लेन है जो ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। इसके जो विंग्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। लिखें। अब क्या क्वेश्चन आता है वो सोचिए, बात हमें करनी है बीएलवी की, कहां पर ईएमएफ आएगा, कहां ईएमएफ नहीं आएगा। हाँ भाई, एक बार ऑनलाइन 16 से 23 कोई डाउट हो तो बता दें। 14-15 पे बेटा भी आऊंगा मैं, पहले 16 से 23 देख लो। अभी आएंगे अपन वापस मॉड्यूल में, फिर से स्विच करेंगे। 16 से 23 देख लो पहले। 16 से 23 ओके। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नो डाउट, ठीक है। अभी 15 से वापस आएंगे, बीच में एक कॉन्सेप्ट सीखकर वापस 15 पर आएंगे। अब ध्यान से देखिए, रोज डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी बार बता चुके हैं और सिखाते हैं आपको। और देखो
10 बार और समझानी पड़े और समझाएंगे, पर ये फील दिमाग में एकदम शानदार हो जाना चाहिए। देखिए पहला कॉन्सेप्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों एक ही प्लेन में होते हैं, ये चारों एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा, ठीक है। ये प्लेन है ऐसा, ऐसा प्लेन है ये। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, चौराहे पे खड़े हो जाइए, चौराहे बोलना मतलब चार रास्ते, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट, और बारिश का गिरना वर्टिकली डाउन। गार्डन में जो फाउंटेन होता है, वो जो पानी फेंकता है वो वर्टिकली अप। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये चारों हमेशा एक प्लेन में। अब इमेजिन करिए क्या हो रहा है, इमेजिन करिए एरोप्लेन, ये रहा एरोप्लेन, कहां जा रहा है बताइए, कहां, ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ये देखिए ईस्ट की तरफ। विंग्स, जो इसके विंग्स होंगे, विंग्स सोच के देखिए, विंग्स कहां होंगे, ये तो एरोप्लेन, विंग्स ऐसे होते हैं, कहां हो गए विंग्स, एनएस डायरेक्शन, सारी बातें देखिए टुवर्ड्स ईस्ट। विंग्स कहां है, एनएस, कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल, ऐसे। तो सर ये तो ऐसे उड़ेगा, नहीं भाई, फाइटर प्लेन होगा तो ऐसे जाएगा, ऐसा भी होता है, इसे बोलते हैं डाइविंग, ये वर्टिकल अप डाइविंग और ये वर्टिकल डाउन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल एयर पैसेंजर वाले की, बाकायदा लिखा रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, इसलिए मैंने चारों बातें लिखी हैं डायग्राम के साथ। प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, कहां जा रहा है, ईस्ट, विंग्स कहां है, एनएस। पहले इसको बात समझ लीजिए, उसके बाद तो 1 मिनट है, क्या फील कर गए क्या, ये देखो, ये देखो, ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, बताइए किस तरफ, ईस्ट, विंग्स कहां है, विंग्स नॉर्थ साउथ। अब आपसे पूछा गया है कहां कहां ईएमएफ आएगा, कहां कहां ईएमएफ आएगा। मजे की बात है, हेड और टेल में आ ही नहीं सकता, बोलो कारण, लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। मजे से देखिए, एल एक्स में वेलोसिटी भी, तो ए बी बिटवीन हेड एंड टेल, नो इंड्यूस ईएमएफ। कारण बताइए, कारण, कारण बिकॉज एल वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर। तो आपसे पूछेगा बिटवीन हेड एंड टेल कितना ईएमएफ, आंसर है 0। बिटवीन हेड एंड टेल आंसर 0। बोलिए, क्या विंग्स के एंड पर आ सकता है क्या, क्या विंग्स के एंड पे आ सकता है क्या इधर, सर हमें क्या पता, चेक कर लेते हैं। ये कौन है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल वीबी। अब आप चेक करो, आपका मन खुश होगा, भाई ऊपर आ, देखना, खड़ा हो जाता है। ये तो कौन है, एरोप्लेन बना, पकड़ ले इसको, ये जा रहा है ईस्ट में, ठीक है। विंग्स बताइए, विंग्स कहां है, विंग्स, क्या विंग्स ऐसे हैं क्या, ये विंग्स आपस में कितने डिग्री पर, 90, और वर्टिकल कंपोनेंट है ऐसा, क्या तीनों 90 पर हो गए क्या, क्योंकि बीएलवी लगाते समय आपने कसम दिला रखी है तीनों को 90 पे चेक करना जरूरी है। फील करिए, ये कौन है, ये वेलोसिटी, ये कौन है, ये विंग्स, और ये ऊपर से नीचे, ये देखिए डायग्राम से और फील आएगा, ये वेलोसिटी, विंग्स हैं इस तरह से, और फील्ड कहां है, वर्टिकल डाउन। अब बताइए बैठ, अब क्या बिटवीन विंग्स आ सकता है, बताइए कितना, ई बराबर बी एल वी, पर एल कौन सा लेंगे, विंग्स के बीच की लंबाई, और वी नहीं, वी बी। ये एक बेसिक है, अब इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेन जा रही हो नॉर्थ साउथ में, ट्रेन जा रही हो ईस्ट की तरफ, कुछ भी करिए, बेसिक फंडा आपको ये आना चाहिए कि सर मुझे बीएलवी सोचना है, तो बीएलवी लगाते समय तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये है कॉन्सेप्ट। आशीष सर बीएच क्यों नहीं सोच रहे हो आप, बीएच, बीएच दे नहीं सकता, क्योंकि देखो हेड टेल की तो बात ही खत्म, हेड टेल की तो बात ही खत्म, विंग्स पे बीएच काम ही नहीं करेगा, पूछो क्यों, विंग्स बीएच की डायरेक्शन पता है कहां से कहां होती है, बोलो, साउथ से नॉर्थ, तो
विंग्स जिस डायरेक्शन में है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या हो गई पैरेलल। तो BH इंड्यूस ईएमएफ पैदा ही नहीं करेगा, चाहो तो लिख लो। BH की डायरेक्शन आपको बताई थी, कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ। महसूस करो, 2 मिनट रुक जाता हूं। हेड एंड टेल का तो किस्सा ही खत्म हो गया। हेड एंड टेल पे तो मैं सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि हेड एंड टेल में तो लंबाई वेक्टर वेलोसिटी की क्या हो गया, पैरेलल। तो वहां ना मुझे BS सोचना है ना BB सोचना है। अब बचा विंग्स। अब आशीष सर विंग्स में BH क्यों नहीं आ रहा, वही सिखाना चाहता हूं। BH की डायरेक्शन बताइए, साउथ से नॉर्थ। विंग्स भी साउथ नॉर्थ लाइन में है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, बोलो बनी क्या बात। कोई क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज 2 में, पर जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कहां ईएमएफ आएगा कहां ईएमएफ नहीं आएगा। बढ़े, एक कॉन्सेप्ट और लिखिए, मिटा दूं क्या, जल्दी आओ। हाँ बोल भाई। चलो कोई बात नहीं, देखें एक कॉन्सेप्ट और समझे। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी बात है, पर ठीक है कॉपी में लिखी हुई कि तो आपको बढ़िया लगेगा। सुनना, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पूरा एक पेज में समझा रखा है। एक लूप है, स्क्वायर लूप है, लंबाई चौड़ाई L, और वो t बराबर 0 पर ऐसे एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से। आराम सुनिएगा, 5 7 10 मिनट लगेंगे। अभी बताइए इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है, क्यों 0 क्यों, लूप कमरे के बाहर है, क्योंकि लूप बाहर है तो उससे तो कोई फील्ड लाइंस जुड़ी नहीं रही, पास ही नहीं हो रही। अगले ही मोमेंट पे क्या होगा, अगले ही मोमेंट पे बताइए, क्या ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। अब बताइए क्या फ्लक्स जुड़ना चालू हो गया, कितने से जुड़ेगा, पूरे से या सिर्फ इतने से, सिर्फ इतने से, इतना ही तो एरिया एंटर हुआ है। अगले ही क्षण सोचो ये T1 पर है, अगले ही क्षण और थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, क्या बताइए एरिया बढ़ गया, बिल्कुल। अगले मोमेंट पर पूरा अंदर आ जाएगा, उसके अगले मोमेंट पर अब ये आगे चलने लगेगा, उसके अगले मोमेंट पर अब धीरे धीरे ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये एक फाइनाइट रीजन में ही फील्ड है। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या हो रहा होगा, फील करके बताइए बगैर मैथ्स के। फ्लक्स पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पूरा अंदर आने के बाद फ्लक्स कांस्टेंट, अंदर पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एरिया जितना आ सकता था आ चुका। अब धीरे धीरे फ्लक्स कम होगा। आप और मैं सोच के बता सकते हैं, फ्लक्स पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट और फिर कम। पर आप मुझसे लड़ाई लड़ सकते हो सर, ये कहां जरूरी है कि वो स्ट्रेट लाइन तरीके से ही बढ़े, बढ़ तो ऐसे भी सकता है, लो सर ये भी तो बढ़ता हुआ है, सर ये भी तो बढ़ता हुआ है। ये कहां जरूरी है कि आपने बिल्कुल कैसा बढ़ाया है स्ट्रेट। तो इसका जवाब मैथ्स दे पाएगी, फिजिक्स तो केवल इतना बता सकती है, यहां से यहां फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, कुछ समय बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा और फ्लक्स क्या होता रहेगा बाद में कम। फिजिक्स इतना ही आइडिया दे सकती है, मैथ्स आपको सटीक बताएगी कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों वापस डिक्रीजिंग क्यों। अब आप देखो मैथ्स की सहायता लेते, ये वेलोसिटी भी है, बताओ कितना अंदर आ जाएगा, सोच के बताओ, क्या VT अंदर आ जाएगा क्या, क्या लगा दिया सर ये कॉन्सेप्ट, छठी क्लास, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टी समय में कितना अंदर आ जाएगा VT। ये बता सकते हैं ये लेंथ कितनी रहेगी, ये तो हमेशा L रहेगी। बताइए कितना एरिया अंदर आ गया, स्टेप नंबर 1 बताइए एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ बताइए L, ब्रेड्थ
VT। एरिया कितना आया? LVT। बोलिए हाँ है। स्टेप नंबर 2, फ्लक्स बताइए। फ्लक्स, फ्लक्स B इंटू ए, एरिया बताइए LVT। ये फ्लक्स आ गया। अरे सर आंसर आने चालू हो गए सर। फ्लक्स टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। बताइए टाइम की पावर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन। मैथ्स कितनी जबरदस्त है। फिजिक्स और मैथ्स तो आपस में मतलब मिले हुए हैं। इसके बगैर आंसर ही नहीं आ रहा था। अब आपके पास सटीक है। हाँ सर अब मैं सेटिस्फाइड हूं। फ्लक्स टाइम की कैसी पावर है? 1। टाइम की पावर 1 है मतलब स्ट्रेट लाइन। अब बताइए ईएमएफ कैसा होगा? ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई बताइए। फाई BLVT। बी बार L बार V बार टाइम का T के रेस्पेक्ट में 1। तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? माइनस BLV। कांस्टेंट रहेगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो ये 0 और बाद में फ्लक्स का वेरिएशन और ये किसका वेरिएशन है? ईएमएफ। मजे की बात है मैं और एएसपी सर 2 दिन से 3 दिन से आपको यही बात सिखाने में लगे हुए हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है स्लोप। यही हम आपको एक फिजिक्स का तरीका सिखाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन बोले तो आपका दिमाग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं सर ये तो क्या है? स्लोप है। आप क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर सकते सर? E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। सर ये कौन है? स्लोप। बोले तो स्लोप ऑफ फाई टी कर्व। अब बताइए उससे भी आप बता देंगे। यहां की स्लोप बताइए कैसी है? पॉजिटिव। यहां की स्लोप 0। यहां की स्लोप अब देखना कितना खटाखट आंसर आएगा। OABC। OA में बताइए। OA में स्लोप पॉजिटिव के साथ साथ कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट। E बताइए माइनस ऑफ स्लोप। माइनस स्लोप कैसी है? पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या आंसर आएगा बताइए? ईएमएफ कैसा? नेगेटिव के साथ कांस्टेंट। सब बातें एक ही हैं। इतना सोच पाए। बाकी आप ये तो सोच ही पा रहे थे फ्लक्स बढ़ेगा कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा और फिर कम होने लग जाएगा। बोलिए हाँ है। और मजे की बात ये तो रेक्टेंगल स्क्वायर थे बेटा। अगर सर्कल होगा ना तो मामला बड़ा कठिन हो जाएगा। सर्कल को एक बार एंटर कराओ। सर्कल ऐसे 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 सोच के बताइए क्या ये इसका एरिया यूनिफॉर्म बढ़ेगा क्या? सर बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहले तो एरिया कम कम आ रहा है फिर एरिया ज्यादा आ रहा है फिर एरिया कम आ रहा है। जबकि इसमें कितना सुंदर था। एरिया लगातार एक ही रेट से क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इसमें एरिया एक ही रेट से नहीं बढ़ रहा। सर अगर ये इलिप्स हो जाएगा तो सर ये तो और खतरनाक हो जाएगा। सर ये देखो आप इलिप्स में तो और खतरनाक हो जाएगा। इसमें भी आने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जबकि यहां रेट कैसा है? यूनिफॉर्म। सर ये कठिन शब्द क्या बोल रहे हो आप? रेट यूनिफॉर्म है ये भी पता लगा लो। ये कौन है बताओ? एरिया। अब मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोलो। डीए बाय dt। करो इसका डिफरेंशिएशन। L बार V बार टाइम का। बताओ क्या ये कांस्टेंट है क्या? इसका मतलब हर सेकंड इसका जो एरिया अंदर आएगा वो कांस्टेंट है। पर इसका हर सेकंड जो एरिया आएगा वो कांस्टेंट क्योंकि इसका शेप सिमेट्रिकल नहीं। क्या बात सही है? सर ट्रायंगुलर में तुक्का मारूं क्या? हाँ ट्रायंगल में भी बड़ा खराब तरीके से होगा। सोचो ऐसा ट्रायंगल एंटर कराओगे तो अभी मामला गड़बड़ होगा। ऐसा ट्रायंगल एंटर कराओगे तो अभी गड़बड़। पहले इतना आएगा फिर ऐसा आएगा फिर ज्यादा आएगा। सिर्फ कौन से शेप में यूनिफॉर्म रहेगा? स्क्वायर और रेक्टेंगल। बाकी सभी में ईएमएफ कांस्टेंट नहीं आएगा। बोलिए हाँ है क्या? लिखना चालू करिए। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में पूरा एक पेज दे रखा है। कोई न्यूमेरिकल नहीं है और आपको आना चाहिए।
कि ये अप्रोच है, बना लीजिए। अच्छा, ये बीएलवी देख के कुछ कुछ हो रहा है क्या? यार ये बीएलवी तो अपना पुराना फॉर्मूला आ गया, आना भी चाहिए था। यही वो सिखाना चाहता था एनसीईआरटी, बीएलवी आना चाहिए, क्योंकि इन रॉड्स पे तो ईएमएफ आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले तो वास्तव में इसी रॉड पे तो आएगा, और रॉड के मोशन के कारण कितना आता है? बीएलवी। लिख लें। तो इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, जबकि सर्कल इलिप्स के केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस पर एक क्वेश्चन भी है एम्स का, जो एआईपीएमटी में पूछा गया था। एक छठा सवाल देख लें आप। अब आपको छठे सवाल में मजा आ जाएगा। ये छठे सवाल का वेल एक्सप्लेनेशन है विथ मैथमेटिकल एनालिसिस। इतना में पेपर में नहीं करना पड़ता, पर एक बार समझने के लिए जरूरी था। मिटाऊं क्या? ये ग्राफ किसका है? ध्यान दो, ये किसका है? फ्लक्स का। और ये किसका है? ईएमएफ का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए, पर पैटर्न समझ में आना चाहिए। वो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकता है। फ्लक्स टाइम का ग्राफ 4 ऑप्शन में दे दे, ईएमएफ का ऑप्शन में दे दे, इससे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। तो एक अकेला सवाल है फ्लक्स का वेरिएशन, एक अकेला सवाल है ईएमएफ का वेरिएशन, एक क्वेश्चन है किस से शेप में कांस्टेंट रहता है, तो आंसर है स्क्वायर और रेक्टेंगल के शेप में कांस्टेंट ईएमएफ रहता है, जबकि सर्कल और इलिप्स के केस में वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो अंदर आने की रेट है डीए बाई डी की, वो कांस्टेंट नहीं है। ग्राफ छोड़ दूं बस? अब एक ऐसा एक न्यूमेरिकल डेटा के साथ कर लो, तो ये बात और पक्की हो जाएगी। ये तो हमने जनरल बात समझी। अब वैल्यू के साथ 10, 5, 15, 20 ऐसी एक वैल्यू के साथ कर लो। ये मैथ्स कोई नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ एक सटीक एक्सप्लेनेशन के लिए है कि ऐसा ही ग्राफ क्यों आया। आप ये तो बोल पा रहे हो बढ़ रहा है, पर सर बताओ सर स्ट्रेट लाइन से क्यों बढ़ रहा है? मैथ सिर्फ हमारी खुशी के लिए, पेपर में कोई नहीं पूछता। पेपर में आपको डायरेक्ट बनाना चाहिए, हाँ सर बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, कम होगा, खटा। ये रुकू, चलो आओ।
वही सवाल, अब वैल्यू दे दी 5, 5, 10, 20, 1। अब आपको फ्लक्स टाइम बनाना है, ईएमएफ टाइम बनाना है। सेम आएगा ग्राफ का शेप, पर वैल्यू के साथ बनाएंगे। बताओ कितने सेकंड में पूरा अंदर आ जाएगा? 5 में। साफ दिख रहा है, बेसिक चलो। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 आता है। 5 अंदर आने में 5 सेकंड लगे। और जब निकलने को तैयार होगा तो कितने सेकंड खर्च हो चुके होंगे बताओ? ये निकलने को तैयार है एकदम एच, तो दूरी है 20, स्पीड है 1, तो कितने सेकंड में निकलना चालू होगा? 20 सेकंड। टी बराबर 20। आप 15 क्यों बोल रहे हो? आप 5 के बाद काउंट कर रहे हो, पर घड़ी तो डी बराबर 0 पे चालू हो चुकी है ना। तो घड़ी क्या बोलेगी? टी बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, टी बराबर 5 पे पूरा अंदर आया, टी बराबर 20 पर अब ये साइड बाहर निकलने को तैयार। तो 15 आप 5 के बाद काउंट कर रहे हो, पर स्टार्टिंग से चालू होगा तो 20 होगा। 20 कैसे होगा सर? वापस बताओ, खुद देखो। दूरी कितनी है? 20। दूरी है 20, स्पीड है 1, तो 20 सेकंड लगेंगे। ये फोटो बनेगी 20 सेकंड पर, ये फोटो है 0 पर, और 5 सेकंड पे बनेगी ऐसी पूरा अंदर। सोचो, साइड से कंपेयर करना चाहते हो, ये पी क्यू मान लो, ये पी क्यू यहां आएगा, ये पी क्यू यहां आ गया। कहीं पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ओरली सोच सकते हो। स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब 5 सेकंड में पूरा स्क्वायर अंदर एंटर कर चुका होगा। फ्लक्स का वेरिएशन आप टाइम भी डाल सकते हैं, आप 5 सेकंड तक बढ़ेगा, 20 सेकंड के बाद घटना चालू होगा, और 25 पर बाहर निकल जाएगा लूप। क्या एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो ये वाली कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? फील्ड नहीं दी क्या? फील्ड ले लो 1 टेस्ला। मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा बताइए? जब पूरा अंदर आ चुका है। पूरा एरिया ले लो, बी ए, बी एरिया साइड का स्क्वायर, बी कितना 1, साइड 5, तो यह आएगा 25 इंटू 10⁻⁻। प्रश्न आया नहीं है, पर बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरे इस पर एक पेज बात करी है कि किस तरह से एक कोई रेक्टेंगुलर लूप फील्ड के अंदर एंटर होता है, तो उसका फ्लक्स का वेरिएशन, ईएमएफ का वेरिएशन, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब ईएमएफ निकालने के दो तरीके हैं, अगर आपने पिछले 20 मिनट समझा है तो बताओ दो तरीके कौन से? या तो इसका क्या निकाल लो? स्लोप। या तो इसको क्या निकाल लो? स्लोप। बोलो स्लोप कैसे निकालोगे? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक तरीका तो ये है, या तो इसका निकाल लो स्लोप,
और मैथ से चाहते हो तो BLV लगा दो। दोनों तरीके हैं, सीखोगे बात समझ में आएगी। जो अच्छा लगे वो करो, लॉजिकल चलो। BLV लगाना पसंद करते हो BLV लगाओ, स्लोप से आएगा स्लोप से सेम आंसर आएगा। अब क्या 2 बार कर लिया, 2 बार करने से क्या है, अब ये बात एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। 3 तरह के सवाल बनते हैं इसमें, फ्लक्स का ग्राफ, EMF का ग्राफ, और किसी सेकंड पर वैल्यू पूछ सकता है। सोचो t=1 पे वैल्यू पूछे, अरे सर 1 क्या, 1 2 3 4 5 कांस्टेंट रहेगा, 5 से 20 के बीच में 0 और फिर वापस कांस्टेंट। बोलिए बढ़े क्या? ये स्लोप वाली बात फिर समझाऊं एक बार, फिर लिख लो। दिक्कत क्या है, मजबूत होगी जितनी बार लिखोगे। E = -d5/dt, यही लिखो, ये वर्क एनर्जी, उससे मन और खुश होगा कि सर एक जैसी बातें चलती हैं। पढ़ो ना, du/dx को सर क्या बोल रहे हैं बेटा, स्लोप ऑफ ux कर्व, उसके आगे माइनस, सेम। ये क्या है, d5/dt, बोलो स्लोप ऑफ phi t कर्व। दोनों बात लिखोगे, दोनों बात बताने का कारण यही है कि दिमाग खुश होता है और रिलैक्स महसूस करता है, अरे यार सब जगह बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई अलग फिजिक्स चल रही है, स्लोप हर जगह स्लोप रहती है, d5/dt हर जगह स्लोप बताता है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही होता है, F=0। स्टेबल की वही परिभाषा होती है कि अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया राइट हैंड साइड में तो उसकी टेंडेंसी होगी वापस टुवर्ड्स मीन पोजीशन आने की। वो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। चलो अब आओ पेज नंबर 139 पर। 15 बताओ, 15 15 हुआ क्या? यहां अंडरलाइन करो शब्द जो बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दमदार शब्द है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा और चला जाएगा तो करंट बढ़ेगी और फिर वापस करंट कम होगी, करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, रिवर्स। इसलिए बढ़िया सवाल है। 15, 14 बताइए, 14 14 हो गया क्या? सबसे कठिन सवाल है ये 14, एक्सरसाइज 2 का, क्लास नोट्स हमने किया था। 13 ट्रांसफार्मर का, पक्का? एक ट्रांसफार्मर का लिख लो, आपने कर लिया तो 2021 का लिख लो, मॉड्यूल में नहीं है, कॉपी में रहेगा। 2021 का लिख लें मॉड्यूल का, इस साल का पेपर का सवाल लिखें। A transformer is connected to 220-volt मेन सप्लाई। अब जब भी मेन सप्लाई आ जाती है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, इनपुट प्राइमरी में लगाया है ना, ये लैंग्वेज पढ़कर पता लगाना चाहिए, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड टू operate a bulb of 11 volt, 44 watt, 11 volt, 44 watt, full stop. Ignore any power losses. Ignore any power losses. Find current in the primary coil.
2021 लिख लीजिएगा, इस साल का सेक्शन बी का सवाल था। फाइंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल। खुद करिए, एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक लाइन। और इसलिए आपको कहते हैं पेपर में कुछ भी नया, कुछ इनोवेटिव नहीं आता। बार बार रिवीजन करके इतना बढ़िया कर लो कि क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक कर जाए। ये बल्ब बल्ब बोले तो सेकेंडरी में लगा हुआ है। सेकेंडरी की पावर 44 वॉट, वोल्टेज 11 वोल्ट, इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट, इनपुट करंट गायब, इग्नोरिंग एनी पावर लॉस। मजा आ गया। इनपुट बराबर आउटपुट, इनपुट पावर ईपी आईपी, आउटपुट पावर डायरेक्ट दे रखी है 44, ईपी 220, खत्म। पॉइंट 2, एक लाइन का सवाल है 2021। और इससे ज्यादा अच्छे सवाल हैं ट्रांसफॉर्मर के अपने मॉड्यूल में। इतना बेसिक सवाल आया है। किताबी सॉल्यूशन तो लंबा है। पहले वो क्या करेगा, यहां से निकालते हैं करंट आईएस, पी बाय ई एस से पी, जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर वो ईपी बाय ई एस, आई एस बाय आई पी। इतना खामा खा करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इस 11 वोल्ट का क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई यूज नहीं है, वैसे ही सॉल्व हो रहा है। चलो, तो ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन देखा तो इस साल का करा दिया, कॉपी में रहेगा लेटेस्ट रिवीजन में। आइए 13, 12, 12, 12 तो वैसे एसी का सवाल है, यहाँ गलती से दे दिया है, पर ठीक है, छोड़े काहे को, कर ही लें। छोड़ना क्या, बताओ। एक चक्कर कौन सा है, एक चक्कर ये है, एक चक्कर ये एक चक्कर है। सोच के बताइए, एक चक्कर में कितनी बार बदली, 2 बार। आइए खुद देखिए, यहां पहली बार बदली, यहां पहली बार बदली, नेगेटिव से पॉजिटिव फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। फिर कहां बदली, यहां देखिए, यहां फिर बदली सेकंड टाइम, पॉजिटिव से कहां हुई, नेगेटिव। सर आशीष सर फिर तो यहां भी बदल रही है, बिल्कुल, पर इसको आप काउंट नहीं करोगे। इसको कौन काउंट करेगा, अगले साइकिल वाला व्यक्ति। आपका साइकिल तो यहीं खत्म होगी, क्योंकि आपने ये काउंट कर लिया ना। तो अब आप ये काउंट थोड़ी ना करोगे, इसको तो अगले साइकिल वाला व्यक्ति काउंट करेगा। सर वापस सिखाओ, एक चक्कर में 2 बार बदलता है। यहां देखिए, यहां जस्ट पहले नेगेटिव था, जस्ट बाद पॉजिटिव, एक बार डायरेक्शन बदली। यहां देखिए, ऊपर पॉजिटिव था, नेगेटिव में चला गया, 2 बार बदली। यहां भी बदल रही है, आपकी बात सही है, पर ये आपकी काउंटिंग में नहीं आएगा, ये अगले व्यक्ति की काउंट में आएगा जो इस डॉटेड साइकिल को रीड कर रहा है। हम तो सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं। तो आंसर है, एक चक्कर में एसी अपनी डायरेक्शन को कितनी बार बदलता है, 2 बार। स्टैंडर्ड सवाल है एसी का। अब आइए 11 पर। 11 में एक कॉन्सेप्ट लगाना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आईटी कर्व का एरिया क्या देता है, चार्ज। लिख लीजिए क्लास नोट्स में ही, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है, चार्ज। क्यों देता है सर, कॉन्सेप्ट भी सिखा दो, कॉन्सेप्ट भी सीख लो। ये आईटी कर्व खुद निकाल के बताओ। एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, डायग्राम बना के कोशिश करो। डायग्राम बना के कोशिश करो। हाँ बोलो, क्या इस स्ट्रिप का एरिया बता सकते हो, बोलो बताइए। स्ट्रिप का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, स्ट्रिप का एरिया आई टी टी, टोटल एरिया,
टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई की जगह बच्चों डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू को इंटीग्रेशन क्यू, तो याद रखें एरिया अंडर द कर्व क्यू देता है। वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा पर ठीक है, और एरिया आपको कठिन लगना नहीं चाहिए। सर एफ एक्स कर्व में ले चलो, लो भाई एफ एक्स में चलो। याद है एफ एक्स का एरिया क्या देता है? वर्क डन। कितने ही सवाल सर ने कर लिए, एफ एक्स का एरिया वर्क डन, भूल जाओ पेपर में 1 सेकंड में 10 सेकंड में आ जाएगा। ये डी एक्स एफ एरिया ऑफ स्ट्रिप एफ डी एक्स, और इसका क्या इंटीग्रेशन। जैसे ये देखोगे ये कौन है? वर्क। इसलिए कहा जाता है एफ एक्स का एरिया क्या देता है? वर्क डन। सिमेट्री में 2-2 मिनट इसलिए खर्च करते हैं ताकि आप मिलाते रहो। हाँ यार सब जगह फंडे एक जैसे हैं, एक बार समझ के रखूंगा परेशान नहीं होऊंगा, इसलिए 2-2 चैप्टर को कंपेयर करके चलते हैं। अब बताओ एरिया निकाल सकते हो? बोलो भाई एरिया बोलो। हाफ बेस इंटू हाइट, बताइए कितना है बेस? बेस बताइए 0.1, हाइट बताइए 4.2, ये आ गया चार्ज। अब ईएमआई का कॉन्सेप्ट, डेल फाई बराबर डेल फाई अपॉन आर बराबर डेल क्यू 0.2, रेजिस्टेंस 10, फ्लक्स 2 वेबर, लिख लें। अच्छा सवाल है क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट लग गया। वहीं मॉड्यूल लाए हो वहीं लिखो, आईटी का कर्व के पास आईटी कर्व का एरिया चार्ज। उससे क्या होता है बार बार जब मॉड्यूल देखोगे ना, जब जब रिवीजन करोगे ये दिमाग में सीधा स्ट्राइक करेगा, आईटी कर्व का एरिया चार्ज, और चार्ज आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो 11वां 10वां हो गया क्या? 10वां 10वें के चारों ऑप्शन गलत हैं, चारों गलत हैं। बेस्ट ऑप्शन सेकंड है, पर वास्तव में ग्राफ आना कहां चाहिए? नीचे से आना चाहिए। सही है। चलो 9th बताओ। 9th हो गया। 8th और 7th सेम प्रोफाइल, वो जिसमें रेडियस क्या हो रही थी? श्रिंक, याद है? श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट, सेम प्रोफाइल। 8वां 7वां सेम। छठा हो गया होगा, स्टार लगा लो, पढ़ लो अच्छे से। 4 लूप हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और इलिप्स। किसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा? आंसर है इलिप्स और सर्कल में, क्योंकि उसका जो एरिया की रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये लॉजिकल सवाल है छठा। 5वां बताओ। 5वां हो गया क्या? 5वां किसके जैसा है? 16वां। लिखते चलो, रिवीजन में मजा आ जाएगा, मॉड्यूल लेकर आओ। 5वां 16वां सेम प्रोफाइल। चौथे में बताओ क्या वो धोखा है या सही है? सही है या धोखा है? एक बार सीख लो, वापस सीख लो। ये कॉइल की क्या होती है? एक्सेस, और ये है फील्ड। वहां डायग्राम बना के रख लो। अब एरिया वेक्टर भी तो यही आएगा। अब बताओ क्या एरिया और फील्ड के बीच में 60 है? इसका मतलब दिया गया एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। एक्सरसाइज 2 में यही आनंद है, हर वैरायटी का सवाल है। तीसरा दूसरा बताना है क्या? पहले में बताइए क्या लगाएंगे? m बराबर √L1 L2। अब 2 मिनट रुक रहा हूं, 1 से लेकर 23 तक देख लो, बढ़िया देख लो, कोई रह गया हो पूछ लो। और आज घर जाके एक्सरसाइज 2 फिर से करो, ऑनलाइन पूछ लीजिए भाई। 14 देखो तो क्या है भाई? 14, हाँ 14 बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास नोट्स नहीं है, सही है। और बोलिए, ऑनलाइन बता दीजिए जल्दी से। ऑल क्लियर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया। तो एक्सरसाइज 2 को बढ़िया से आज रिवाइज करिए। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, लिखिए व्हीट स्टोन ब्रिज।
व्हीट स्टोन ब्रिज सुना हुआ है, करंट में तो आएगा ही, 3 दिन पढ़ेंगे, पर एक बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन में लग रहा है, तो उसको क्यों फंसने दें, कर ही लें, लिख लें। याद आया क्या ऐसा? बना लीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, 12th क्लास से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चेक करें ब्रिज बैलेंस है या नहीं, बताइए बैलेंस है क्या, बोलो कैसे। लेफ्ट आर्म्स का रेशियो बराबर राइट आर्म्स, आर बाय आर बराबर आर बाय आर, इसका मतलब बीच वाला बेकार। अब बताओ, ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज, आर आर टू आर, नीचे आर आर टू आर, अब आपस में पैरेलल। तो याद रखिए, अगर व्हीट स्टोन में सारे आर हैं तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आंसर भी आर ही होगा, कुछ चेंज ही नहीं करेगा, वो 5 ओम होंगे, सारे 5, आंसर 5 होगा। तो ऐसी चीज को याद रखने में मजा है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, तो मैं अपने 20 सेकंड भी क्यों खर्च करूं। आप ट्रिक याद रख सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं तो आंसर भी वही होता है, सारे 5 तो आंसर भी 5 ओम होगा, सारे 3 ओम आंसर भी 3 ओम। अब करते हैं एक आईआईटी का क्वेश्चन जो कि बिगनर बॉक्स में है। आज बिगनर बॉक्स नहीं दिए थे क्या आपको? नहीं दिए थे। बना लीजिए, आईआईटी का क्वेश्चन है 95 का, बढ़िया सवाल है, दिखने में डरावना है, पर सारे फंडे पता हो तो 1 मिनट में आप कर सकते हैं पेपर। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि सवाल को देखते ही छोड़ देना चाहिए, पर लॉजिकली बड़ा आसान है, क्योंकि अभी आपने मेहनत करी है। ये लूप बाहर जा रहा है, पहले फंडामेंटली सुन लें, आनंद आ जाएगा। लूप बाहर जा रहा है, बाहर क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, क्या आएगी, करंट। किस रॉड में पोलरिटी डेवलप होगी, क्या इस वाले में हो सकती है, क्या इनमें होगी क्या, और ये कितनी होगी आपको अभी याद है कितनी, BLV, बोलिए हाँ है क्या, मतलब रॉड हटाओ और रॉड की जगह क्या लगा दो, बैटरी, BLV। उसने कहा इस लूप का रेजिस्टेंस भी है 1 ओम, साथ में 1 ओम लगा दिया। ये डरावना कौन है, ये व्हीट स्टोन। अब आपके पास ट्रिक है, सारे 3 आंसर भी 3। अभी हो गया 10th क्लास का सवाल, देखिए आप, ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इतना आपके पास रिवीजन है, आप खटाखट ट्रांसफॉर्म करके आपने इसको 10वीं क्लास में बदल लिया। एक बैटरी 2 रेजिस्टेंस, बताओ रेजिस्टेंस ऐड होंगे, दोनों किसमें है, सीरीज। आंसर निकाल के बताइए, सब कुछ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओम्स लॉ लगा दीजिए, V बराबर IR, I बराबर V बाय आर, आर कितना लेंगे, 3 ओम या 4 ओम, 4 ओम लेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे।
बताओ कितना आ रहा है वेलोसिटी? करंट 1 मिली एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, लंबाई 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस 4। कितना? आया क्या आंसर? वेलोसिटी बता दीजिए। वेलोसिटी सॉल्व करके बता दीजिए कितनी आ रही है। कितना? कितना? 2 इंटू 10 की पावर -2 +2 -2 -2। चलो, तो एक्सरसाइज 2 पूरी करा दी है सिस्टमेटिक तरीके से। 2 को वापस करिए, समय दीजिए 2 को पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 और 3 है। एक एक सवाल को तरीके से करिए, इसलिए पूरा समय दिया था 1 घंटा। 15 मिनट में इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि 2 के कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए, वो जरूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी 5-10 मिनट इंट्रोडक्शन सुनिए। ये सब एसी करंट है। एसी के साथ 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो होती है पीरियोडिक और एक होती है बाय डायरेक्शन। चैप्टर बहुत आसान है, ईएमआई से ज्यादा आसान है, कम फॉर्मूले हैं। 2 विशेषताएं, पीरियोडिक होनी चाहिए और बाय डायरेक्शन। शब्द पीरियोडिक का क्या मतलब है? पीरियोडिक का मतलब है एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने आप को क्या करे, रिपीट। फिक्स डायरेक्शन के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, इसे बोलते हैं एसी। ये सबसे पॉपुलर जो हमारे घर में आती है, क्या नाम है इसका? साइनोसोडल। और इसका आपको एक्सप्रेशन भी याद हो, ये में पढ़ा हुआ है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। एसी जनरेटर। ये कौन सा शेप है? ये स्क्वायर शेप बोले, रेक्टेंगुलर शेप बोले। क्या बाई डायरेक्शन समझ में आ रहा है आपको? कुछ समय पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। कुछ किताबों में ये दे रखा है एसी, ये परफेक्ट एसी नहीं है। हाँ ये पीरियोडिक तो है, पर ये बाई डायरेक्शन नहीं है। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है सर? है ना बाई डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे। बाई डायरेक्शन ये नहीं होता, बाई डायरेक्शन होता पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये पूरा साइकिल कहां मेंटेन है? पॉजिटिव। ये परफेक्ट एसी नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी प्लस डीसी। डीसी पता है क्या होता है? डीसी, डीसी होती है कांस्टेंट करंट। अब इसके साथ अगर आप ये कांस्टेंट करंट मिला दो तो पता क्या होगा? ये पूरा का पूरा साइकिल ऐसा कैसा कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। लिखना चालू करिए, ये कहलाती है डीसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी बताइए। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होती। लिखना चालू करिए। तो एसी का परफेक्ट डेफिनेशन, एसी वो करंट है जो पीरियोडिक होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? बाय डायरेक्शन। ये दे रखा है पर ये गलत है, ये परफेक्ट एसी नहीं है। परफेक्ट एसी की डेफिनेशन है इट शुड बी बाई डायरेक्शनल, इट शुड बी पीरियोडिक। हमारे सिलेबस में जो है वो है साइनोसोडल।
ये एनबी ओमेगा क्या कहलाता है? एनबी ओमेगा ये इसकी कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ई नॉट। तो ये एक्सप्रेशन आ गया जो पूरे 6 दिन आपके साथ चलेगा, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। भारत में जो सप्लाई आ रही है इंडिया में, वो डोमेस्टिक सप्लाई जो हमारे घरों में आ रही है वो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एसी आती है, डीसी आती है? एसी, घर में एसी सप्लाई आती है। डीसी किससे मिलता है? कभी जनरल नॉलेज में ध्यान हो, बैटरी से क्या मिलता है? डीसी, कांस्टेंट करंट। बैटरी सेल is a source of direct current। भैया घर वाला एसी अलग होता है, वो एयर कंडीशनर है, ध्यान देना। और ये एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। लिखें, हेडिंग आगे डालें, आगे के बराबर, जल्दी आओ। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3 पूरी, और एक्सरसाइज 1 के 70 से लेकर एंड तक, 69 तक डिस्कस कर लिए थे मैंने म्यूचुअल के, 70 से लेकर एंड तक। संडे है, संडे 1.5 से 2 घंटे, 4-5 घंटे की आवश्यकता ही नहीं है, 1.5 से 2 घंटे दीजिए, पूरा ईएमआई रिवाइज करिए, और 2 घंटे में बढ़िया रिवाइज हो जाएगा अगर आप कॉपी से करेंगे। नीचे लिखें डिफरेंट टर्म्स, जल्दी आओ, फटाफट लिखो ना, फिर नहीं लिखे हैं सर, कब लिखेगा? लिखे, हेडिंग डालें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कल स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहां पूछा जाता है आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, इन फुल साइकिल। ये पहली वैरायटी है, 2 दिन यहां खर्च होंगे। मीन वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, हाफ साइकिल क्या होता है, ये पहली वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर रेजोनेंस, और तीसरी वैरायटी है पावर क्वालिटी फैक्टर, जिसपे साल क्वेश्चन आया था रेजोनेंस पर। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर ईएमआई से ज्यादा आसान है, कम फॉर्मूले हैं, कम कॉन्सेप्ट हैं, खटाखट सॉल्व कर सकते हैं। इस साल एसी के 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 ईएमआई के आए हैं, 2 एसी के आए हैं। छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक ही तरीका अपनाइएगा, रोज पढ़िए, रोज बिगनर बॉक्स। कल से वही अपना तरीका चालू करेंगे ईएमआई वाला, 50 मिनट थ्योरी पढ़िए और उस पर एक बिगनर बॉक्स सॉल्व करके लाओ। क्लियर है? चलो कल से चालू करेंगे। डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसी, हेडिंग डाल लीजिए। 2 दिन चलेगा ये, जिसके अंदर आएगा पीक, आरएमएस, एवरेज,